आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के राजनीति की। ये राजनीति के ऐसा मोड़ ले रही है जहां द्रविडियन राजनीति तो हमेशा से ही तमिलनाडु में अग्रसर रही है। हिंदी को लेकर विवाद रहा है। अब इस राजनीति में एंट्री हुई है थलापति विजय। ये नाम फिल्मों में बहुत सुना होगा आप लोगों ने, थलापति विजय। पर एक्चुअल में थलापति विजय जोसेफ विजय है। मैं जोसेफ विजय इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे दो कारण है। एक तो एक्चुअल नाम इनका जोसेफ विजय है, दूसरा ये हिंदी की इन्होंने जो कैंपेन चलाया है, गेट आउट हिंदी करके जो इन्होंने कैंपेन चलाया है, क्रिश्चियनिटी को लेके इन्होंने जो बढ़ावा दिया है, धर्मांतरण के लिए इन्होंने जो बोला है, हिंदी को लेके जो इन्होंने विवाद किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में त्रिकोणीय बातें करने वाला हूं। सबसे पहले बातें करने वाला हूं मैं अन्नामलाई वर्सेस द्रविडियन आइडियोलॉजी जो तमिलनाडु में हमेशा से अग्रसर है। तीसरा वर्सेस जोसेफ विजय, वर्तमान में सरकार है डीएमके। आपने नाम सुना होगा उदयनिधि स्टालिन। सनातन को डेंगू कहा था, मलेरिया कहा था, खत्म करने की बात कही थी। या फिर कह दीजिए जोसेफ विजय का बीजेपी को फायदा होने वाला है। कैसे? पूरी वीडियो समझिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में हम जोसेफ विजय की, इस आइडियोलॉजी की। क्या बीजेपी को जोसेफ विजय के कारण फायदा होगा या फिर नुकसान? तमिलनाडु में द्रविडियन आइडियोलॉजी को चैलेंज करना, नॉर्थ वर्सेस साउथ, हिंदी का जो फैलाया हुआ जहर है उसको चैलेंज करना, उसको काउंटर करना। देखिए, द्रविडियन आइडियोलॉजी को द्विवेदी कॉल आउट करना बहुत टफ है। पर पिछले कुछ समय से एक ऐसा आदमी द्रविडियन आइडियोलॉजी को चैलेंज करने में लगा हुआ है। एक ऐसा नेता राइज हुआ है जो इस द्रविडियन आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। द्रविडियन राजनीति के गढ़ में एक ऐसा नेता उदय होना, एक ऐसा नेता राइज होना और उनको चैलेंज करना, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल ये नेता कर रहा है। अन्नामलाई ने द्रविडियन आइडियोलॉजी के जो लीडर्स हैं, इस आइडियोलॉजी की नाक में दम कर रखा है। इस शख्स ने अन्नामलाई को द्रविडियन राजनीति का सबसे बड़ा थ्रेड बताया जा रहा है। जी हां, अन्नामलाई को द्रविडियन राजनीति में सबसे बड़ा थ्रेड बताया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी इंसान के बारे में जिसने तमिलनाडु के दो पप्पुओं के, मतलब फर्स्ट कौन सा? उदयनिधि स्टालिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे चल रही है बातें दो पप्पुओं के बारे में। पहला उदयनिधि स्टालिन, दूसरा जोसेफ विजय। इनकी जो लैंग्वेज वार है, ये जो लैंग्वेज वॉर करते हैं, उनको उसी लैंग्वेज वॉर में नंगा कर दिया है इस अन्नामलाई ने। जहां द्रविडियन पार्टी सनातन धर्म के लिए जहर फैला रही है, सनातन धर्म को कुछ भी कह रही है, जो मन में आ रहा है उनके अपमान में हर कुछ कहा जा रहा है, भाषा के नाम पर बांटना चाहती है। अन्नामलाई का यंग, डायनामिक, अग्रेसिव लीडर के रूप में राइज होना, जो रीजनिज्म से उठकर लोगों को हिंदू धर्म के लिए एकजुट कर रहा है। अन्नामलाई वो शख्स है जो अब द्रविडियन राजनीति को तोड़कर हिंदुओं को हिंदुत्व के लिए एकजुट कर रहा है। क्या अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति को बदलकर रख देंगे? ये द्रविडियन राजनीति में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेंगे? या फिर उदयनिधि स्टालिन, जो ये द्रविडियन के लीडर्स हैं, उदयनिधि स्टालिन और जोसेफ विजय, ये ऐसे ही हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदी भाषा के लिए जहर लोगों में घोलते रहेंगे? इस वीडियो में जानते हैं ये पूरे मामले हैं। तमिलनाडु में अभी फिर हिंदी पर विवाद चल रहा है, पर यह कोई बात नई नहीं है कि हिंदी पर विवाद चलना। ये तमिलनाडु की राजनीति में बहुत पुराने तौर पर है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे इस द्रविडियन राजनीति का उदय हुआ और किसने किया।
पर बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ डीएमके ही एक ऐसी पार्टी नहीं है जो हिंदू धर्म के लिए, हिंदी के लिए, सनातन का अपमान कर रही है। यहां एक एंट्री और हुई है जोसेफ विजय की। जोसेफ विजय भी अपनी जमीनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने में, सनातन धर्म की को बदनामी करने में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं जहां सनातन धर्म का अपमान हो। वो अपनी जमीनी राजनीति इसी मुद्दे पर चमकाना चाह रहे हैं। हिंदी के खिलाफ गेट आउट कैंपेन चला रहे हैं। इसमें उनका कहना है कि हिंदी को तमिलनाडु से बाहर कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। मतलब हिंदी तमिलनाडु में कहीं भी ना हो। तमिलनाडु के दूसरे पप्पू जोसेफ विजय का कहना है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब होती है जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरे भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 लागू करने की बात कही। इसे लागू करने के पीछे उनका मेन मोटिव यह था कि भारत के बच्चों को एक कॉमन फील्ड मिले। बहुत से स्टेट ये पॉलिसी लागू कर चुके हैं। इस पॉलिसी के अनुसार हर राज्य में 3 भाषाएं होगी, एक इंग्लिश और एक भारत की भाषा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए कर्नाटक में कोई स्कूल है। अब इस पॉलिसी के अनुसार उन्हें 3 भाषाएं रखनी है। पहली इंग्लिश, दूसरी वो रख सकते हैं तमिल, तीसरी रख सकते हैं कन्नड़। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपको हिंदी ही रखनी जरूरी है। एक 3 भाषाओं का मोटिव ये है कि एक इंग्लिश हो, दूसरी आपकी मातृभाषा जमीनी स्तर पे जो जुड़ी हुई है, तीसरी वो भाषा आप कोई भी रख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, कोई भी, जिससे आप दूसरे स्टेट में अग्रसर हो सके, वहां कामयाब हो सके। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को तमिलनाडु में भी लागू करने की बातें चल रही है। प्राइवेट स्कूलों में ये लागू है, पर सरकारी स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे एक भ्रम फैलाया जा रहा है तमिलनाडु में कि ये तमिल को रिप्लेस करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि तमिल भाषा को रिप्लेस किया जा रहा है। जरूरी नहीं है आप तीसरी भाषा हिंदी का ही चयन करें, बस एक एक्स्ट्रा भारतीय भाषा ऐड करने की बात है। यहाँ ये भाषा कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हिंदी हो। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, भारत के बच्चों को एक लेवल प्लानिंग फील्ड मिलेगी। दूसरा, इससे भारतीय इंग्लिश के अलावा एक लैंग्वेज से और जुड़ सकेंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की एकता की बात आए, भारत की अच्छाई की बात आए, भारत की यूनिटी की बात आए, और भारत के ग्रोथ की बात आए, भारत की सफलता की बात आए, और इन लोगों को मिर्ची ना लगे? तो यही हुआ। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल पे था, पर इन लोगों ने मुद्दा बना दिया भाषा को लेकर। इसलिए द्रविडियन ये लीडर्स जिन्होंने तमिलनाडु को अपने बाप का समझ रखा है, वो इस पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट पर भी उतर आए हैं। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने तो बिना कोई लॉजिक दिए इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने सिर्फ तमिल और इंग्लिश को सपोर्ट करने की बात कही है। यहां तक कह चुकी है कि हिंदी 2500 भाषाओं को खा चुकी है। एक्टर जोसेफ विजय, जो तमिलनाडु के दूसरे पप्पू के रूप में अब जाने जा रहे हैं उदयनिधि के बाद में, वो भी अपनी जमीनी स्तर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी के लिए जहर घोलना शुरू कर चुके हैं बड़े लेवल पर। इस नीति को रिजेक्ट करते हुए इस जोसेफ विजय ने गेट आउट कैंपेन चालू कर दिया। गेट आउट कैंपेन में प्रशांत किशोर भी थे, पर प्रशांत किशोर की मुझे यह बात अच्छी लगी कि उन्होंने जोसेफ विजय के मुंह पर इस कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया। जहां सब साइन कर रहे थे, वहीं प्रशांत किशोर ने साइन करने से स्पष्ट मना कर दिया। समझ नहीं आता कि ये कैसी हिपोक्रेसी है। हिंदी के खिलाफ ये लोग जहर उगलते हैं, गेट आउट कैंपेन चलाते हैं, और इन्हें अपनी फिल्में हिंदी में डब करके दिखानी है। हिंदी बेल्ट से इन्हें रुपए कमाने हैं। ऐसे ही थोड़ी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का दूसरा पप्पू कहा जा रहा है। देखिए, आपको एक बात कहूं, जैसे हर एक सलमान के पीछे लॉरेंस होता है ना,
वैसे ही इस द्रविडियन आइडियोलॉजी के पीछे, इन पप्पू लीडर्स के पीछे अब अन्नामलाई है। अन्नामलाई इनके हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। अन्नामलाई ने जोसेफ विजय को एक्सपोज करते हुए कहा है कि जोसेफ विजय खुद ऐसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, खुद हिंदी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पर लोगों को हिंदी के खिलाफ भड़काएंगे। ऐसा दोगलापन देखकर तो अश्लील भी शर्मा जाएगा। इन्हीं द्रविडियन लीडर्स के बच्चे दिल्ली, बेंगलोर, फॉरेन यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ रहे हैं और यही लोग तमिलनाडु की जनता को हिंदी के खिलाफ भड़का रहे हैं। आम जनता को हिंदी से दूर रखा जा रहा है। अन्नामलाई का स्पष्ट कहना है कि तमिलनाडु के लोग काम के बेस पर सपोर्ट करते हैं, काम के बेस पर सपोर्ट करते हैं, ना कि लैंग्वेज और आइडियोलॉजी पर। अन्नामलाई ने एमएस धोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि एमएस धोनी को बहुत पसंद किया जाता है उनके खेल के लिए। यह नहीं देखा जाता कि एमएस धोनी को तमिल आती है कि नहीं। अन्नामलाई डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के फायदे डोर टू डोर जाकर बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु में 53 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिन्हें 3 लैंग्वेज पॉलिसी का फायदा मिल रहा है, पर वहीं 52 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, पर वहां 3 लैंग्वेज पॉलिसी का फायदा उन बच्चों को नहीं मिल रहा। उन बच्चों को एक भाषा, भारतीय भाषा से वंचित रखा जा रहा है। ये सब द्रविडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि तमिलियंस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित रहें। उनके पास दूसरे स्टेट में जाकर जॉब लेने का ऑप्शन तक नहीं है। अन्नामलाई ने ये प्रूफ किया है कि 75% तमिलियंस 2 डिजिट के नंबर भी नहीं जानते हैं, जो यह बताता है कि एजुकेशन सिस्टम कितना फेल बना दिया गया है, कितना गलत बना दिया गया है। इनकी ये हिपोक्रेसी भी अन्नामलाई ने खत्म कर दी है कि ये लोग हिंदी से कितनी नफरत करते हैं। ये लोग हिंदी से नफरत करने का ड्रामा करते हैं। ये लोग अपने घर वालों को हिंदी और दूसरी लैंग्वेज सिखाते हैं, पर वहीं तमिलियंस को, लोगों को, आम आदमी को हिंदी से दूर रखा जा रहा है। उन लोगों को इंडिया से अलग थलग रखने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग सत्ता में बने रहें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तमिलनाडु में ये लैंग्वेज वॉर का जो जहर है ये कब पनपा, कब उठा ये जहर? चलिए आगे समझते हैं। देखिए, द्रविडियन गैंग का जो एंटी हिंदी का जो इनका ये हिस्सा है, ये जो इनकी प्लानिंग है, ये नई नहीं है। ये सभी पॉलिटिक्स एक फालतू विक्टिमहुड पर टिकी हुई है। कैसे? 200 साल पहले ब्रिटिश ने ये आइडियोलॉजी सेट की थी, 200 साल पहले ब्रिटिश ने ये डिजाइन की थी। इसे समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये जो लैंग्वेज वॉर चल रही है ना, ये द्रविडियन प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है, जिसकी नींव ब्रिटिश एरा में रखी गई थी। जब ब्रिटिश भारत में आए थे ना, तब उन्होंने देखा कि साउथ पार्ट में ये हिंदू फिलोसफी जो है, सनातन धर्म पर जो विचार जो है वो बहुत कट्टर है, वहां बहुत मजबूत है। ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने इसे तोड़ने के लिए, इस मजबूत गढ़ को तोड़ने के लिए द्रविडियन राजनीति रूल शुरू की। आर्यन द्रविडियन इसे शुरू में नाम दिया गया, पर यहां शुरुआत नहीं होती है। यह शुरुआत होती है 1816 में। एक घटना होती है जहां ब्रिटिश के ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉय वाइस एलाइस ने 1816 में लैंग्वेज पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने कहा कि साउथ की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग है नॉर्थ की लैंग्वेज से। मतलब इन्होंने कहा कि साउथ की जो भाषाएं हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। साउथ की जो भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत से तमिल, तेलुगु का कोई भी लेना देना नहीं है। ये ब्रिटिश के इस ऑफिसर ने अपनी रिसर्च में पब्लिश किया। इस रिसर्च को काफी वायरल किया गया, बढ़ावा दिया गया। ऐसा किया गया उस समय की एक वायरल बुक से, ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द
द्रविडियन साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जबकि सत्य ये है कि तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सब का वे संस्कृत से ही है। तमिल में तो 40% से ज्यादा संस्कृत के शब्द हैं। रॉबर्ट कार्डवेल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब फेमस किया और पहली बार उपयोग में लाया, और लिखते हैं कि मैंने ये शब्द संस्कृत की द्रविडियन शब्द से लिया गया है। मैं साउथ इंडिया के लिए और दूसरा शब्द नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं शब्द का उपयोग संदेह से भरा हुआ है, पर मैं इससे अच्छा शब्द, इससे सही शब्द साउथ इंडियंस के लिए नहीं ढूंढ पाया। यह शब्द दक्षिण भारत के लोगों के लिए संबोधित किया गया है, इसलिए मैं दक्षिण भारत के लोगों के लिए द्रविडियन शब्द कह रहा हूं। देखिए, बेसिकली ब्रिटिश के इस ऑफिसर ने, या ब्रिटिश मान लीजिए, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के लोगों को द्रविडियन कहना शुरू कर दिया। उसके बाद में उसे फेमस किया और बाद में खुद कह रहे हैं कि हमें इस शब्द में संदेह है, पर इससे अच्छा शब्द हमें मिला नहीं। यह भी सर्च होने लगी कि भाषा के अलावा और क्या क्या द्रविडियन है। ये ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण एक युद्ध की शुरुआत थी, उनमें खाई डालने की एक ये शुरुआत थी। देखिए, अंग्रेज मानते थे कन्वर्जन के मामले में सबसे बड़े जो रोड़े हैं, सबसे बड़े जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ब्राह्मण हैं। और इससे बचने के लिए अंग्रेजों ने एक नया प्रोपेगेंडा रचा। ये मिशनरी ये प्रूफ करना चाहते थे कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों से अलग हैं। उन्होंने शैव सिद्धांत दक्षिण भारतीयों का रिलीजन तक बता दिया, और इन्होंने कहा कि शैव सिद्धांत ब्राह्मणों से नफरत करता है और यहां से ब्राह्मणों के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत होती है, सनातन विरोध का एक जन्म। यही सोच आज इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू कहते हैं और उसे मसलने तक की बात करते हैं। 1915 तक ये द्रविडियन राजनीति एक बड़ा आकार ले चुकी थी, और इसी के साथ एक नए आंदोलन का उदय हो रहा था जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट, जिसके नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जो ब्राह्मण थे। इसी कारण मद्रास में एक नॉन ब्राह्मण आंदोलन का जन्म होता है, जिसका आधार एंटी ब्राह्मण, एंटी द्रविडियन ब्राह्मण, और यहां से द्रविडियन राजनीति का एक आरंभ होता है। इस प्रकार 1916 में एक नई पार्टी आई जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। E.R. रामास्वामी उस पार्टी के अध्यक्ष रहे, और इस इंसान के अनुसार ब्राह्मणों को जहां दिखे ब्राह्मणों को समाप्त कर देना चाहिए। वीडियो दिखा रहा हूं, समझ में ना आए ये लैंग्वेज जो मुझे पता नहीं आएगी, सबटाइटल पढ़ लेना। इसी रामास्वामी के अंडर में एंटी हिंदी आंदोलन होता है जो 1940 तक चलता है। स्क्रीन पर ये ईवीआर की पार्टी का पत्र है जिसकी हेडलाइन है डाउन विद हिंदी। ईवीआर की पार्टी जस्टिस पार्टी द्रविड़कम डीएमके बन चुकी है, द्रविड़कम डीएमके बन जाती है। इन्होंने तो एक अलग देश की मांग तक कर डाली जिसका नाम द्रविड़ नाडु। इन्होंने जिन्ना तक की मदद मांगी है अलग देश के लिए। कुछ समय बाद इस पार्टी में एक अंदरूनी कलह होती है। अन्ना दुराई नाम के लीडर ने 1949 में ये पार्टी तोड़कर द्रविड़ मुनेत्रा कड़यम यानी डीएमके, यानी आज की डीएमके, इसका शुरुआत होती है इस पार्टी की। 1965 में यही पार्टी हिंदी के विरोध में सड़कों में उतरती है। एंटी हिंदू प्रोटेस्ट बड़ा होने लगता है। 25 जनवरी 1965 में एक ऐसा दंगा भड़कता है, ये दंगा हिंदी के विरोध में होता है। ऐसा दंगा भड़कता है 2 महीने तक रोका नहीं जाता। आगजनी लूटपाट चलती रहती है, 70 लोग मारे जाते हैं। ये घटना तब रुकती है जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ये कहते हैं कि अंग्रेजी भारत में लागू रहेगी, अंग्रेजी भारत की भाषा बनी रहेगी। इस एंटी हिंदू आंदोलन ने 1967 में सत्ता तक पहुंचा दिया था। उसी राजनीति को करते हुए ये आज तक सत्ता में बनी हुई है और उसी राह पर चलते हुए सत्ता में बना रहना चाहती है। स्क्रीन पर जो लिस्ट दिख रही है ना, ये वही है जहां
एंटी हिंदू के नाम पर दंगे हुए, उत्पाद हुए, लोगों को भड़काकर बड़े दंगे किए गए, आंदोलन किए गए। कई बार हिंदी साइन वाली दुकानों को डैमेज कर दिया गया, हिंदी साइन को नुकसान पहुंचाया गया। डीएमके एंड पेरियार्टीज ने लोगों को आर्यन नॉर्थ इंडिया की भाषा बताकर ये डर फैला दिया गया कि हिंदी यदि आप पढ़ोगे तो आपकी तमिल सभ्यता खत्म हो जाएगी। यहाँ तमिल अस्मिता की बात की गई, पर यहाँ हिंदी सीखने के लिए किसी ने कहा नहीं है। थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी भाषा हो सकती है, क्योंकि तेलुगु भी हो सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनकी मातृभाषा तेलुगु है। इस पूरी राजनीति का सिर्फ और सिर्फ एक आधार यह है कि इसको लेके, हिंदी को लेके अब बहुत ज़्यादा जहर फैला चुके हैं और फैला रहे हैं, और इसी जहर को और फैलाने के लिए द्रविडियन आइडियोलॉजी के लीडर उदयनिधि स्टालिन और जोसेफ विजय भी अब मैदान में उतर चुके हैं। ये पहले लीडर से भी ज़्यादा एंटी हिंदू और एंटी नॉर्थ दिख रहे हैं। आखिर मुद्दा ये उठता है कि इन पार्टियों को हिंदी भाषा से इतनी नफरत क्यों है। आगे देखते हैं। द्रविडियन की हिंदी से दुश्मनी यह सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स स्टंट छुपा हुआ है। जो आप आज हिंदी को लेकर इतना विवाद सुनते हैं ना, इसके पीछे बड़े दो रीजन हैं। देखिए, एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला रीजन, फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विद एंटी हिंदू माइंडसेट। ये क्या होता है? देखिए, द्रविडियन आइडियोलॉजी का बेस ही ये है, फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर बना हुआ है, जो यह प्रमोट करता है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ऑटोमेटिकली सुपीरियर है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और कल्चर तक ही सीमित नहीं है। डीप सीट एंटी हिंदू, एंटी नॉर्थ नैरेटिव इसी के साथ चलता है। पेरियर को द्रविडियन मूवमेंट का आर्किटेक्चर माना जाता है। वो सिर्फ ब्राह्मण के खिलाफ था ऐसा नहीं है, वो नॉर्थ इंडिया से सभी ब्राह्मणों को समाप्त करना चाहता था, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता था। उसकी ये पार्टी हिंदू गॉड्स, हिंदू कल्चर का इंसल्ट तक कर चुकी है। इसने रामायण महाभारत को झूठा बताया है। इसने संस्कृत को नॉन ब्राह्मणिकल ऑपरेशनल बताया है, और यही आइडियोलॉजी तमिलनाडु में जहर बो रही है अब। और ये तो अब पेरियर की उन सब घटनाओं का भी सपोर्ट करने लग चुके हैं जिससे शायद पहले नहीं किया जा सकता था। आज की डेट में ये पेरियर के ब्राह्मणों के जेनोसाइड का भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं। द्रविडियन पार्टीज ने एंटी हिंदू के इस नैरेटिव को इतना डीप वोटेड कर दिया है, जो लोग अब हिंदी को एक्चुअल थ्रेड मानने लग चुके हैं। और इसका असर क्या हुआ कि अब लोगों को हिंदी नाम पर आसानी से भड़काया जा सकता है, और आज ये आइडियोलॉजी पूरी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी है, और लगभग सभी पार्टी इस आइडियोलॉजी को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज कर रहे हैं। चाहे वो डीएमके, एआईडीएमके, वीसीके, एनटीके, और अभी जोसेफ विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके हो। देखिए, होता क्या है, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, तो इस एजेंडा को, इस नाकामी को छुपाने के लिए ये नया जो लैंग्वेज वॉर का एजेंडा है, इसे लेके आओ। तमिलनाडु देखिए, द्रविडियन राजनीति के कई सालों से, सच में कई सालों से इसके कंट्रोल में है, लेकिन वहां पर कोई डेवलपमेंट अब नहीं हो रहा है। तमिलनाडु इंडिया के 10th वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में से एक है। तमिलनाडु हेल्थ के मामले में काफी पीछे है। आज की इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर है, पर इस पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी नॉर्थ इंडिया का जो ये एजेंडा है वो चलाया जा रहा है, ताकि इसे स्केप गोट की तरह यूज किया जाए, जिससे गवर्नमेंट की जो फेलियर है वो कवर हो जाए। एटलीस्ट इन्होंने हिंदी का विरोध तो किया, पर अब जो नए द्रविडियन लीडर्स आए हैं वो और भी ज्यादा रेडिकल, और भी ज्यादा एंटी हिंदी, एंटी हिंदू है, ताकि वो अपना पॉलिटिकल स्पेस और भी ज्यादा फैला सके।
चाहे वो उदयनिधि की बात कर लो या राजनीति में आए नए नवेले जोसेफ विजय की बात कर लो, सब अपना राजनीति की जो जमीन है वो चमकाने में लगे हुए हैं। जोसेफ विजय तो पेरियार को अपना आइडल मानते हैं, उनकी समाधि पर भी जाते हैं। जोसेफ विजय तो इतने खतरनाक है, इन्होंने ओपनली सीए को बैन करने तक की बात कह दी है। ये सब दिमाग में आने के बाद एक विचार लाजमी है आना कि तमिलनाडु का भविष्य में क्या तमिलनाडु में इसी तरीके से लैंग्वेज वॉर चलती रहेगी? क्या द्रविडियन आइडियोलॉजी समय के साथ और भी ज़्यादा रेडिकल हो जाएगी? या इसे काउंटर करने वाला कोई लीडर है जो इन सब लोगों को काउंटर करके लोगों को एक साथ लाने का, मिलाने का काम करेगा? चलो आगे देखते हैं। देखिए, ये बात तो सत्य है, तमिलनाडु में एंटी नॉर्थ, एंटी हिंदू का पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। लेकिन अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा के चीफ हैं। वो एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे हैं जो इस द्रविडियन राजनीति को चैलेंज कर सकते हैं, जो तमिलियंस को हिंदू रूट से, हिंदुत्व से वापस कनेक्ट कर सकते हैं। ये आइडियोलॉजी एक प्रोपेगेंडा चलाती है कि तमिल कल्चर अलग है। हिंदी और हिंदुत्व ये तमिल आइडियोलॉजी, तमिल कल्चर के खिलाफ हैं। पर अन्ना इस नैरेटिव को तोड़ने में काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नए आइडियोलॉजी शिफ्ट का संकेत दे चुके हैं। पिछले कई दशकों से तमिलनाडु को द्रविडियन आइडियोलॉजी ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने सिस्टमेटिकली एंशंट हिंदू आइडेंटिटी को वेगन किया है। पिछले सालों में डीएमके जैसी पार्टियों ने ये लोगों को विश्वास दिलाया है कि हमारे कल्चर से, भारत के कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वालों का यहाँ तक कहना है कि तमिलियंस का भारत से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव का ही रिश्ता। लेकिन अन्नामलाई इस भ्रम को तोड़ने के लिए महाकवि सुब्बम भारती जैसे नेशनलिस्ट पोइट का उदाहरण दिया। वो तमिल अस्मिता को भारत के साथ जोड़कर देखते हैं, भारत और हिंदू धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं। आज अन्ना जैसे लीडर इस आइडियोलॉजी को खुलकर कॉल आउट कर रहे हैं। अन्नामलाई हिंदू एक्टिविज्म पर भी काफी वोकल हैं और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि द्रविडियन आइडियोलॉजी के इस गढ़ में कोई ऐसा नेता भी कोई राइज होगा। अन्नामलाई धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने फ्री टेम्पल मूवमेंट की आवाज उठाई है। एक और बड़ा मुद्दा जिस पर अन्नामलाई ने खुलकर द्रविडियन पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है वो है हिंदी भाषा का मुद्दा। तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति हमेशा से हिंदी भाषा के विरोध में पॉलिटिकल टूल के रूप में काम करती रही। उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया कि एक तमिल थोपी हुई भाषा है। तमिलनाडु में इसका प्रचार तमिल भाषा की अस्मिता को नष्ट करने में किया गया है। अन्नामलाई ने इस फेक नैरेटिव को खुलकर एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा है कि तमिल के साथ साथ हिंदी सीखना भी फायदे का काम है, क्योंकि तमिल के यूथ को एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो पहले अपने फैमिली मेंबर्स को हिंदी सिखाने और बोलने के लिए रोकें। ये द्रविडियन पॉलिटिक्स के लिए, आइडियोलॉजी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार कोई स्ट्रॉन्ग तमिल लीडर उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है। अगर अन्ना ये मूवमेंट, मतलब अन्नामलाई ये मूवमेंट बनाए रखते हैं तो इस आइडियोलॉजी को, कौन सी द्रविडियन आइडियोलॉजी को तोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट माना जा रहा है। ये बात खुद AK साई एक्नोलेज कर रहे हैं। इसी सब के कारण अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि उनका हिंदुत्व विजन है तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति में कितना असर डालेगा, तमिलियंस को हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए कितना एकजुट करेगा, देखना ये है। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। अगला टॉपिक बात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।